गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछली क्लास में जैसा कि आपको पता है हमने सिलेबस डिस्कस किया था। आज भी हम सिलेबस का, पिछली बार हमने फर्स्ट पेपर को डिस्कस किया था। आज हम बॉटनी थर्ड ईयर का सेकंड पेपर प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को हम आज थोड़ा इलाबरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस पेपर के अंतर्गत। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉटनी थर्ड ईयर पेपर सेकेंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो हम इस क्लास में सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे कि इस पेपर में हम 5 यूनिट कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं और उन यूनिट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, प्लांट फिजियोलॉजी यानी पादप कार्यकी, हिंदी में अगर हम बात करें पादप कार्यकी यानी पादपों के अंदर जो जो कोशिका लेवल पर की क्रियाएं होती रहती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं। जैसे हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन की क्रिया होती है, उनकी वृद्धि जैसे ग्रोथ हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। तो ये सारी चीजें हम इस पेपर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे, हम यूनिट वाइज। पर पहले बता देना चाहूँ, जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था आपको, कि ये पेपर 50 मार्क्स का होगा आपका, और हर एक यूनिट 10 मार्क्स की है। तो 5 यूनिट किस तरह से क्या क्या हम पढ़ेंगे 5 यूनिट में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो यूनिट है हमारा यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ेंगे? यूनिट फर्स्ट में हम पहला जो पॉइंट है वो तो है डिफरेंट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स को या संरचना को समझाने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है वो तो आपको पता ही है कि कोई भी कोशिका, चाहे वो जंतु कोशिका हो चाहे वो पादप कोशिका हो, पादप कोशिका या जंतु कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है वो एक पतली परत के द्वारा, एक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ रहता है। और ये पतली परत या झिल्ली जो होती है जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका कला या जीव द्रव्य कला। और इस जीव द्रव्य कला के अंतर्गत सारे पूरा जीव द्रव्य का जो कंटेंट है, जैसे कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य के अंदर अनेक कोशिकांग इसके अंदर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, ये सारे कोशिकांग जो होते हैं वो इसके अंतर्गत इस मेम्ब्रेन के द्वारा इस कोशिका के अंदर बंधे रहते हैं। तो हम उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम डिटेल में सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, जैसा कि आपको पता ही है, जब हमने साइटोजेनेटिक्स में सेल बायोलॉजी पढ़ा था हमने, और उस दौरान हमने पढ़ा था। तो हम यहाँ पर जस्ट उनके विभिन्न प्रकार के प्रारूप जो अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जैसे इकाई कला प्रारूप था, द्विस्तरीय प्रारूप था, या फिर प्लाज्मा तरल मोज़ेक या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था, उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उन्हीं को हम यहाँ पर पुनः एक बार डिस्कस करेंगे इस यूनिट की शुरुआत में, यूनिट फर्स्ट में। दूसरा जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसके अंतर्गत वो है वाटर रिलेशन या जल संबंध। जैसा कि हमको पता है कि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, कोई भी अभिक्रिया है जो कि रासायनिक या जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उन सभी को होने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जब जल की आवश्यकता होती है तो उस जल के साथ में उन कोशिकाओं के अंदर ऐसा क्या होता है, उन उपापचयी क्रियाओं में उस जल का क्या होता है, वो हम सारा इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें हमको कुछ बेसिक फिनोमिना, बेसिक
फिनोमिना जो बहुत ही जरूरी है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि जल का अवशोषण होता है, तो अवशोषण किस तरह से होता है? जल का अवशोषण परासरण दाब की वजह से होता है और एक प्रासरण दाब के साथ में ही एक पुलिंग प्रेशर भी इस पे काम करता है। तो यहां पर परासरण, तो हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की या परासरण। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक्चुअली बेसिक फिनोमिना है डिफ्यूजन, जिसमें हम कहते हैं कि पदार्थ के जो कण है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करते हैं। अब यहां पर ये विसरण जो होता है, ऑस्मोसिस भी एक तरह का विसरण है, पर यहां पर ये विसरण जो होता है वो एक प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा या मेम्ब्रेन के द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। इस वजह से इस हम अलग टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, परासरण। तो दूसरा जो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिफ्यूजन, फिर है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, जिसे हम कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। ओके, इसी के अंतर्गत हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे जल संबंध में या वाटर रिलेशन में, वो है टर्जर प्रेशर। टर्जर प्रेशर, ओके, जिसे हम स्फीत दाब कहते हैं। टर्जर प्रेशर के अलावा इसमें ही हम वॉल प्रेशर भी पढ़ेंगे। वॉल प्रेशर और कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। जल विभव जिसे हम कहते हैं, उसकी संकल्पना के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। वाटर रिलेशन में क्या क्या पढ़ेंगे हम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, डिफ्यूजन पढ़ेंगे, डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, विसरण न्यूनता जिसे हम कहते हैं विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी। फिर है टर्जर प्रेशर, स्फीत दाब, बॉल प्रेशर और वाटर पोटेंशियल आदि हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। वाटर रिलेशन के अंतर्गत डिटेल में हम जब क्लास शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे इसको। फिर हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत एक और पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट हम पढ़ेंगे इस यूनिट के अंतर्गत, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं इसको। तीसरा जो पॉइंट है वो है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन या इसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ये भी शब्द आपने पहले सुना होगा। क्या है वाष्पोत्सर्जन? वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है जैसे कि पादप के द्वारा जल का अवशोषण होता है और ये जो अवशोषित जल है उसका केवल 1% ही मात्र जल की उपापचयी 1% जल का ही उपयोग उपापचयी क्रियाओं के अंतर्गत होता है। बाकी जो बचा हुआ जल है या जल या वाटर है उसका पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में उसको छोड़ दिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, या हम कह सकते हैं उसका लॉस कर दिया जाता है, उसकी हानि हो जाती है, जिसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। या हम सरल शब्दों में कहें कि पादप के वायवीय भागों द्वारा अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में छोड़ना ट्रांसपीरेशन कहलाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ये हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। साथ में हम बेसिक अवशोषण एब्जॉर्प्शन भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं इसमें ट्रांसपीरेशन का मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम, किस तरह से ट्रांसपीरेशन होता है, उसकी क्रियाविधि हम पढ़ेंगे। मैकेनिज्म के साथ में हम उस ट्रांसपीरेशन को किस तरह से पर्यावरणीय कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर अगला पॉइंट होगा रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स इन प्लांट ग्रोथ, की पादप की वृद्धि में या पादप की उपापचयी क्रियाओं के लिए
किस तरह से सूक्ष्म मात्रिक और गुरु मात्रिक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो भी इसी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और लास्ट जो है इस यूनिट का वो है कैरियर कॉन्सेप्ट ऑफ आयन एब्जॉर्प्शन। इसके अंतर्गत हम आयन का अवशोषण, आयन अवशोषण की संकल्पना के बारे में भी इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ा हमने, मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूं। इस फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग मॉडल, अलग अलग प्रारूपों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वाटर रिलेशन में ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे मेंशन की है वो पढ़ेंगे हम। ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन के बारे में हम पढ़ेंगे। और मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स का किस तरह से योगदान होता है प्लांट ग्रोथ के लिए, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस फर्स्ट यूनिट में। फिर हम बात करते हैं यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में हम फोटोसिंथेसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है प्लांट के लिए, या न केवल प्लांट के लिए, हमारे लिए भी फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण, उस प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। और ये जो भोजन होता है वो न केवल प्लांट के लिए, हमारे लिए भी जरूरी होता है। ये पोषण हमको भी प्रदान करते हैं हम, क्योंकि हम भी पोषण के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं और वो जो अतिरिक्त भोजन स्टोर करते हैं वो हम हमारे भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो अगला जो सेकंड यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। पहला पॉइंट, फोटोसिंथेसिस बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो हरे पादप जो होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश व जल की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बनिक पदार्थ से जटिल सरल कार्बनिक पदार्थ है, उस सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे हम बात करते हैं CO2 एक सरल कार्बनिक पदार्थ है, वो वाटर के साथ मिलकर प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पे लाइट कंपलसरी है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है C6H12O6। तो ये एक सरल कार्बनिक पदार्थ है और ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। तो सरल कार्बनिक पदार्थों का जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन प्रकाश और जल की उपस्थिति में क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में हम क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। पिगमेंट्स हमको पता है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में, कि सभी पिगमेंट्स को हम लोगों ने 3 भागों में क्लासिफाई किया है। क्लोरोफिल पहला पिगमेंट, दूसरा जो था वो था कैरोटिनॉइड्स, और तीसरा जो था वो फाइकोबिलिन्स। 3 तरह के पिगमेंट्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उन पिगमेंट्स के विभिन्न प्रकार और उनको डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। दूसरा जो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो है लाइट एब्जॉर्प्शन। किस तरह से पादप में या पत्तियां स्पेशली लाइट एब्जॉर्प्शन करती है। लाइट एब्जॉर्प्शन करती है और ये लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद में किस तरह से फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करती है, तो उसके साथ में हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का, मैकेनिज्म ऑफ जिसमें हम डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कंप्लीट प्रोसेस किस तरह से होता है, या हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ कार्बन फिक्सेशन, यानी CO2 का फिक्सेशन कैसे होता है, कार्बन का फिक्सेशन कैसे होता है, वो हम फोटोसिंथेसिस में इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर है C3 एंड C4 प्लांट्स के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। फिर है अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें कैम, ग्रेजुलेशन एनाटॉमी
मेटाबॉलिज्म, एनाटॉमिक या सॉरी एसिड मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम का फुल फॉर्म है। तो कैम साइकिल के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कैम साइकिल। फिर है फोटो रेस्पिरेशन, यहां पे फोटो रेस्पिरेशन एक इवेंट है जो, जैसा कि हमको पता है रेस्पिरेशन के अंतर्गत क्या हो रहा है कि रेस्पिरेशन के अंतर्गत जो भोजन होता है या हम कह सकते हैं ग्लूकोज है या जटिल कार्बनिक पदार्थ है, उन जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और इसके ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, जो कि एक रेस्पिरेशन है। सिंपल, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये रेस्पिरेशन में होता है, लेकिन ये रेस्पिरेशन जनरली जब हम बात करें कि अगर लाइट की प्रेजेंस में हो, लाइट की प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन होता है तो उसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन मतलब प्रकाश की उपस्थिति में पादप के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त की जाती है, लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि ये रेस्पिरेशन तो होता है लेकिन फिर भी यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। तो इस वजह से ये हम कह सकते हैं कि सामान्य श्वसन क्रिया से फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाशीय श्वसन जो है वो थोड़ा अलग होता है। ओके, तो फोटो रेस्पिरेशन हम इसमें पढ़ेंगे। फोटो रेस्पिरेशन के पश्चात हम यहां पर CO2 का कंपनसेशन पॉइंट पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिंदु के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे और लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, तो किस तरह से जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं, कारक जो होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आखिरी बिंदु हमारा ये होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ क्या क्या पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बाद में लाइट एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे और मैकेनिज्म ऑफ कार्बन फिक्सेशन या फोटोसिंथेसिस। फिर हम C3 और C4 प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैम साइकिल के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, CO2 कंपनसेशन पॉइंट और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस आदि पॉइंट्स हम यूनिट सेकंड के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर यूनिट थर्ड जो है हमारा वो है रेस्पिरेशन या श्वसन। सबको पता ही है कि रेस्पिरेशन क्या है, प्रकाश संश्लेषण का उल्टा। मैं बताऊंगा आपको किस तरह से। तो हमारा इसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत, फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत CO2 प्लस H2O in the presence of light give C6H12O6। पता है हमको? अगर हम इस इक्वेशन को उल्टा कर दें, ओके, प्लस O2 है ना, साइड प्रोडक्ट होता है O2 गैस, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अगर ये रिएक्शन को डायरेक्शन हम चेंज कर दें समझने के हिसाब से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन। बहुत ही सिंपल, वही फोटोसिंथेसिस हो रहा था लेकिन फोटोसिंथेसिस का उल्टा, जिसमें क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस में सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थ बन रहे थे और यहां पर जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है वो वापस से सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल रहे हैं रेस्पिरेशन में और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहां पर एनर्जी मुक्त होती है और ये एनर्जी जो है वो एटीपी के रूप में मुक्त होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण का विपरीत होता है, उल्टा होता है।
तो हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हम बात करें, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जब जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी पोषक पदार्थ जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, CO2 और वाटर प्लस एनर्जी को रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ रखा है 11th 12th में कहीं। ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत क्या हो रहा है कि ग्लूकोज जो होता है, यही जो प्रोसेस था वो स्टेप बाय स्टेप होता है। जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। हम उसी स्टेप्स को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है या ग्लूकोज जो है वो क्या होगा, लाइसिस का मतलब उसका ब्रेक डाउन होगा, उसका टूटना होता है। और ये ग्लूकोज टूट कर क्या बना रहा है, यहां पर पायरुविक एसिड। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज 6 कार्बन से 3 कार्बन पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत हम इसमें पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस में कैसे होता है वो डिटेल में, ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस है इसके अंतर्गत वो है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, यहां पर ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड जो होता है वो क्या होता है, बाद में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वो फाइनली वापस से एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित होता रहता है। इस दौरान ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है या एनर्जी इस दौरान रिलीज होती है। ये एनर्जी एक्चुअली कुछ इलेक्ट्रॉन ग्राही को रिलीज करता है और इन इलेक्ट्रॉन ग्राही से फिर ETS साइकिल के द्वारा एनर्जी प्राप्त होती है। फिर हम बात करते हैं, तो इस तरह से ये क्रेब्स साइकिल हम पढ़ेंगे। क्रेब्स साइकिल के पश्चात हम यहां पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे ETS, है ना। मैंने बताया था अभी आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ इलेक्ट्रॉन ग्राही जो होते हैं वो एक सीरीज में अरेंज होते हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर होते जाते हैं और फाइनली ATP के रूप में एनर्जी रिलीज होती है ETS के अंतर्गत। तो ये वास्तव में एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम है ये ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर हम बात करते हैं फाइनल रेस्पिरेशन के अंतर्गत फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन किस तरह से कारक श्वसन को प्रभावित करते हैं। तो ये पहला टॉपिक था हमारा रेस्पिरेशन में हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन के अलावा यहां पर हम मैं बताना भूल गया था आपको, यूनिट सेकेंड में एक और पॉइंट हम पढ़ने वाले थे, एंजाइम्स। मैं कंफ्यूज हो रहा था, एंजाइम यूनिट सेकेंड में पढ़ेंगे हम। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये भी एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम वास्तव में जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो कि किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, उसकी दर को बढ़ाते हैं। तो ये एंजाइम्स जो हैं उनके बारे में हम डिटेल में यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। मैं ये बताना भूल गया था आपको। यहां पर हमारा यूनिट थर्ड खत्म होता है। यूनिट थर्ड के बाद में हम यूनिट फोर्थ में वृद्धि नियामक या ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे या
जिसे हम कहते हैं पादप हार्मोन्स के बारे में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे अगली यूनिट 4th। क्या है ये? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, हाइलिन और एब्सिसिक एसिड। यहां पर हम ये कुछ हार्मोन्स या प्लांट रेगुलेटर्स पढ़ेंगे, कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अब मैं हार्मोन्स क्या है पहले बता देना चाहूंगा आपको। हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है वो पादप के अंदर किसी विशिष्ट स्थानों पर बनते हैं या उनका संश्लेषण होता है। संश्लेषित होकर या तो उसी स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर ये अपनी सूक्ष्म मात्रा में कार्यकी प्रभाव दर्शाते हैं, जो उनके कार्य होते हैं। जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीन जो हार्मोन है ये है ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ग्रोथ को उत्प्रेरित करने वाले, ग्रोथ को बढ़ाने वाले हार्मोन है, ग्रोथ स्टिमुलेटर। और इथाइलिन जो है वो फ्रूट्स को राइप करने के लिए, फलों को पकाने के लिए काम में आता है, फल को पकाने का कार्य करता है इथाइलिन। और एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है, मतलब ये ग्रोथ को संबंधित करता है, ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है, तो ये ग्रोथ इनहिबिटर है। तो हम यहां पर ये 5 प्रकार के हार्मोन्स इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम यूनिट 4th में। इसके अलावा कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे सीड डोर्मेंसी, जिसे हम कहते हैं बीज प्रसुप्ति। बीज प्रसुप्ति जो है, जिसे बहुत आपको पता होगा कि हमारे पास जो फाइनली क्रॉप्स पक के आ जाती है, बीज होते हैं, इन बीजों को हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये स्टोरेज रखने के बाद में भी जब हम 5 साल 10 साल बाद इसको उगाते हैं, तो ये 10 साल बाद भी, 5 साल बाद भी ये क्या होते हैं, ये ग्रोथ, ये जो बीज होते हैं वो उगने में सक्षम होते हैं। तो ये इनकी जन्म क्षमता कहलाती है। लेकिन ये उस काल के दौरान, मतलब बीज बनने से लगभग उगाने से बीच का जो टाइम होता है, जिसमें ये निःसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, उसे हम कहते हैं सीड डोर्मेंसी या इसे हम कहते हैं बीज प्रसुप्ति। दूसरा है सेंसेशन, सीनेसेंस, सॉरी, सीनेसेंस या जीर्णता। पादप के कुछ भाग जैसे पत्तियां हैं, तो क्या होता है, एक समय के पश्चात ये पीली पड़कर जीर्ण होकर पादप से पृथक हो जाती है, तो ये इसकी जीर्णता है। फिर हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। और वर्नलाइजेशन या बसंतीकरण।
या बसंतीकरण, फोटोपीरियोडिज्म को दीप्तिकालिता कहते हैं। तो ये टॉपिक इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और यूनिट 5 जो है हमारा 5वां यूनिट, ये यूनिट में हम क्या करेंगे, हम यूनिट 5 में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होंगे, जैसे पीएच मीट्री, जिसमें पीएच मीटर है, आप लोगों ने बहुत सी बार देखा होगा लैब के अंदर पीएच मीटर। पीएच मीटर के द्वारा हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच मापते हैं अलग अलग सॉइल सैंपल्स के हम यहाँ पर लैब के अंदर। तो वाटर की पीएच भी हम मेजर कर सकते हैं, एसिड बेस पीएच मेजर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो पीएच मीट्री, उसके बाद में सेंट्रीफ्यूग मशीन या सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ेंगे इसके अंदर। कलरोमेट्री, कलरोमेट्री के बाद में हम इसमें क्रोमेटोग्राफी, तो ये कुछ टेक्निक्स है, पीएच मीट्री, सेंट्रीफ्यूगेशन, कॉलरीमेट्री, क्रोमेटोग्राफी, ये हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोस्कोपी में हम लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो ये हमारा 5 यूनिट का कंक्लूड है। किस तरह से हम कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये हमने आज देखा। प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री यानी पेपर सेकंड बॉटनी 3rd ईयर के अंतर्गत हम इन 5 यूनिट को इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे।